ब्रह्म सरोवर जो धार्मिक समारोह के लिए एक जलाशय है। ग्रहण के समय इसमें हजारों लोग पवित्र डुबकी लगाते हैं। ये ग्रहण क्या होते हैं, कैसे होते हैं? मनुष्य ग्रहण से क्यों डरते हैं? आकाशीय पिंड क्यों लुका छिपी करते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए हम रात्रि आकाश का अवलोकन करते हैं। ये 20 जून का संध्या काल है। समय के बीतने के साथ ही सूर्य पश्चिम क्षितिज के नीचे गति करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यास्त हो चुका। पहले तो अधिक चमकीले तारे एक एक कर टिमटिमाने लगे हैं। फिर गोधूली के मधुर होने के साथ अंधकार में आकाश तारों से भर गया। वाह, आकाश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये तारे विभिन्न आकृतियां बना रहे हैं जिसे तारामंडल कहते हैं। चलिए अब हम कुछ जाने पहचाने तारामंडल को देखते हैं। उत्तर की ओर देखिए, ये तारे एक भालू के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। ये तारामंडल सप्तर्षि या ग्रेट बेयर कहलाता है। ये 7 तारे भारतीय पौराणिक कथा के 7 महान ऋषि हैं। कृत, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मारीची। सप्तर्षि के इन 2 तारों को जोड़ते हुए उत्तर की ओर बढ़े तो हम इस तारे के पास पहुंच जाएंगे जो ठीक उत्तर दिशा में है। इसे ध्रुव तारा, पोल स्टार या पोलैरिस कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तरी बिंदु से ध्रुव तारा कितना ऊपर है? जी हाँ, ये हमारे शहर का अक्षांश या लैटिट्यूड है। यानी प्रयागराज में ध्रुव तारे को हम उत्तरी क्षितिज से 25.5 अंश के ऊपर पाते हैं। सप्तर्षि के पुंज के ये 3 तारे मिलकर एक चाप बनाते हैं। आकाश में इस चाप को और आगे बढ़ाने पर हमें ये चमकीला तारा स्वाति या ऑक्टरस मिलता है जो भूतक तारामंडल में है। ये भूतक मंडल भालू का संरक्षक भी कहलाता है। दक्षिण की ओर इस चाप को और आगे बढ़ाने पर हम एक दूसरे चमकीले तारे चित्रा या स्पाइका पर पहुंच जाएंगे जो कन्या तारामंडल में है। चलिए अब हम पूर्व दिशा की ओर देखते हैं। ये 3 चमकीले तारे वेगा, डैनब और ऑल्टेयर जो मिलकर एक त्रिभुज की आकृति बना रहे हैं। इसे ग्रीष्म त्रिकोण या समर ट्रायंगल कहते हैं। अब दक्षिण में थोड़ा नीचे की ओर एक सुंदर तारामंडल को देखिए। ये है वृश्चिक
ये लुभावना लाल तारा ज्येष्ठा या एंटेरिस है, जो लहू के लाल रंग के समान दिखाई देता है। आइए अब हम एक तेज गति वाले वायुयान से ज्येष्ठा के निकट चलते हैं। ये लाल दैत्य या सुपर जायंट तारा है। इसका व्यास हमारे सूर्य से 700 गुना अधिक है। अगर इसे हम सूर्य के स्थान पर रख दें तो ये मंगल ग्रह और पृथ्वी की कक्षा को निगल लेगा, जिससे हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए आकाश में हम इन्हें छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में ही देख पाते हैं। वृश्चिक के पूर्व में ये तारे एक चाय की केतली के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। ये है धनु राशि या सेजिटेरियस। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो चाय की केतली से कोई द्रव पदार्थ बिच्छू की दुम पर डाला जा रहा है। वृश्चिक और धनु राशि के बीच बादल के रूप में दिखाई देने वाली इस सफेद पट्टी को देखिए। ये वास्तव में कोई बादल नहीं, बल्कि हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा या मिल्की वे है, जो करोड़ों तारों का एक विशाल समूह है। इस भाग के तारे इतने अधिक निकट होते हैं कि उनका सामूहिक प्रकाश ही हमें एक बादल के रूप में दिखाई देता है। धनु के पूर्व की ओर तारों की पृष्ठभूमि में गति कर रहे इन दो चमकीले पिंड को देखिए। ये कोई तारे नहीं बल्कि ग्रह है। ये है बृहस्पति, जुपिटर और ये शनि या सैटर्न। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं और इस लाल धब्बे में लगभग 2-3 पृथ्वियां रखी जा सकती हैं। बृहस्पति अपने अक्ष पर तेजी से घूमता है। इसके चारों ओर बहुत ही धुंधले वलय हैं, परंतु पृथ्वी से इन्हें हम देख नहीं सकते। शनि सौर परिवार का दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके वलयों को हम एक छोटी दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं। वॉयजर खोजयान ने पता लगाया था कि ये वलय बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों व पत्थरों से मिलकर बने हैं, जो इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कन्या, वृश्चिक और धनु ये 12 राशि चक्र के ही भाग हैं। हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक वर्ष में अपना चक्र पूरा करती है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर एक मार्ग में गति कर रहा है, जिसे क्रांतिवृत्त या एक्लिप्टिक कहा जाता है। इस मार्ग की पृष्ठभूमि में गति करने वाले तारामंडलों को राशि चक्र या ज़ोडिएक कहते हैं। समय के बीतने के साथ ही सूर्य एक राशि से दूसरी में गति करता है। न सिर्फ सूर्य बल्कि चंद्रमा और ग्रह भी इस राशि चक्र में गति करते हैं। क्या राशि चक्र में गति करते समय ये पिंड पृष्ठभूमि के दूसरे पिंड को छुपाते हैं? इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आइए इन पिंड के आकारों को देखते हैं।
आकाश में चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट का पिंड है। फिर आते हैं ग्रह, सूर्य और तारे। पृथ्वी व सूर्य के बीच बुध और शुक्र ग्रह है। सूर्य हमसे चौथा निकटतम पिंड है। कभी कभी गति करते हुए ये खगोलीय पिंड एक दूसरे को ढक लेते हैं। ऐसा लगता है मानो ये पिंड लुका छिपी कर रहे हैं। आकाश में इन पिंडों के द्वारा बाधित करने की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। अगर एक छोटा खगोलीय पिंड एक बड़े पिंड के सामने से गुजरता है तो ये पारगमन या ट्रांजिट है। पारगमन की ये घटना बुध व शुक्र ग्रह में देखी जा सकती है, क्योंकि इन ग्रहों की कक्षा सूर्य और पृथ्वी की कक्षा के बीच में है। लेकिन अगर एक छोटा पिंड एक बड़े पिंड के द्वारा ढक जाता है तो उसे उपगूहन या ऑकल्टेशन कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, सूर्य या चंद्रमा का किसी तारे व ग्रह के आगे से गुजरना ऑकल्टेशन की घटना है। शुक्र ग्रह का चंद्रमा के साथ उपगूहन बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इस कारण उस छोटे पिंड को कुछ समय के लिए हम आकाश में देख नहीं पाते। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन पृथ्वी की तुलना दूसरे ग्रह और सूर्य से करने पर पृथ्वी एक छोटे बिंदु के समान दिखाई देती है। यदि हम गणना करें तो हमारे सूर्य के अंदर लगभग 6,40,000 चंद्रमा समा जाएंगे। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि चंद्रमा कितना छोटा है। लेकिन आकाश में सूर्य और चंद्रमा का आकार लगभग एक समान प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों खगोलीय पिंड का वास्तविक आकार उनकी दूरी से तुलना करने पर एक समान आकार में ही दिखाई देता है। ये केवल संयोग है। अब हम सूर्य की परिक्रमा करती पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा की गतियों को समझते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे गति करती है। इस कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहां दिन और दूसरे आधे भाग में रात होती है। सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी खगोलीय पिंड ऐसा आभास कराते हैं कि वे पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा भी करती है। साथ ही चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा अपना एक चक्र पूरा करने में 27 दिन से थोड़ा अधिक समय लेता है। सूर्य के परावर्तित प्रकाश या रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण ही चंद्रमा चमकता है। पृथ्वी से चंद्रमा कभी पूर्ण व बड़ा दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता, यानी चंद्रमा प्रत्येक दिन एक नए आकार में दिखाई देता है। इसे ही चंद्रकलाएं कहते हैं। चलिए इन चंद्रकलाओं को समझ लेते हैं।
मान लीजिए हम पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए देख रहे हैं। अगर चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच है तो चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला भाग अंधकार में रहता है, इसलिए उस भाग को हम देख नहीं सकते। इस अवस्था को अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य के दूसरी ओर होता है तो हमें पूरा चंद्रमा या फुल मून दिखाई देता है। ये है पूर्णिमा। अमावस्या को अंग्रेजी में न्यू मून या नया चांद कहते हैं, क्योंकि आदिकाल के लोग ऐसा मानते थे कि अमावस्या के दिन नए चंद्रमा का जन्म होता है और वह समय के साथ बढ़ता हुआ वृद्धावस्था में पहुंचकर जीवन समाप्त कर लेता है। फिर अमावस्या के दिन चंद्रमा का पुनः जन्म होता है। अब पृथ्वी से चंद्रमा की समय के साथ बदलती हुई विभिन्न कलाओं को देखते हैं जो अमावस्या के साथ शुरू होती है। अमावस्या के 2 दिन के बाद सूर्यास्त के उपरांत गोधूली बेला के समय आकाश में एक सुनहरा पतला वक्र प्रकाश दिखाई देता है। ये है दूज का चांद या क्रीसेंट मून। समय के बीतने के साथ ही चंद्रमा पश्चिम दिशा में ऊपर की ओर गति करता हुआ आकार में बढ़ता जा रहा है। अमावस्या के 1 सप्ताह बाद सूर्यास्त के समय चंद्रमा याम्योत्तर मेरिडियन के पास अर्धवृत्त आकार में दिखता है। गति करता हुआ चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर अर्धाधिक या गिब्बत मून के रूप में दिखाई देता है। अमावस्या के 2 सप्ताह बाद चंद्रमा एक पूरे गोले के रूप में ठीक सूर्यास्त पर पूर्व से उदय हो रहा है। ये है पूर्णिमा का चांद जो अपनी ठंडी रोशनी के साथ पूरी रात चमकता हुआ ठीक सूर्योदय के समय अस्त हो जाता है। इसे चौदहवीं का चांद भी कहते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं चंद्रमा की आकृति फिर से बदलने लगती है। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा देर से उदय होता है और सूर्योदय के बाद देर से अस्त। अब ये गोलाकार न रहकर 3 दिन बाद पुनः अर्धाधिक आकार में आ गया। घटनाक्रम के अनुसार पूर्णिमा के 1 सप्ताह बाद ये चंद्रमा आधी रात को उदय होता है और सूर्योदय के समय याम्योत्तर रेखा के पास दिखाई देने लगता है। चंद्रमा पुनः अर्धवृत्ताकार हो जाता है। चंद्रकलाएं लगातार घटती हुई क्रीसेंट तक पहुंच जाती हैं। अब ये सूर्योदय से कुछ ही पहले उदय होकर बारीक होता हुआ पूरे समय के लिए अदृश्य हो जाता है। चंद्रमा दोबारा अमावस्या की स्थिति में पहुंचकर चंद्रकलाओं का अपना ये चक्र दोहराता है। अमावस्या या पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्धचंद्राकार बनने में 1
सप्ताह या 7 दिन का समय लगता है। इसलिए एक वीक में 7 दिन होते हैं, जिसे हम सप्ताह कहते हैं। दो अमावस्या या 2 पूर्णिमा के बीच का समय 30 दिन से थोड़ा कम होता है। समय की इस अवधि को एक माह कहा जाता है। मंथ शब्द को मून से ही लिया गया है। इन चंद्र कलाओं से कैलेंडर या पंचांग का निर्माण हुआ। विभिन्न धर्मों में मनाए जाने वाले त्योहार इन चंद्र कलाओं से ही जुड़े होते हैं। कभी कभी एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है। ऐसी स्थिति में उस माह का दूसरा पूर्ण चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। चंद्रमा नीला नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ एक शब्दावली है। हम ये जानते हैं कि अमावस्या के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच रहता है। सूर्य